शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि सभी लोग अपने घरों में बैठे होंगे और स्टे होम स्टे सेफ। कोरोना का दौर चल रहा है और यूं ही क्लासेस ऑनलाइन लेते रहिएगा। आज मैं नई क्लास के साथ फिर आया हूं। ये फिगर ऑफ स्पीच अलंकार होते हैं, जिस टाइप से हिंदी में होते हैं ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं। इंग्लिश पोएट्री में 7 अलंकार होते हैं। कैसे हम इनका प्रयोग करते हैं ये हम देखेंगे, इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी इनके देखेंगे और कैसे हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं ये देखेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि अलंकार होता क्या है। जब हम वार्तालाप करते हैं और किसी के साथ वार्तालाप करते समय हम अपने वार्तालाप को बहुत इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं, थोड़ा रोचक बनाना चाहते हैं, मजेदार बनाना चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा लैंग्वेज से हटकर लैंग्वेज यूज करते हैं, उसमें कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज कर देते हैं, तो वहाँ पर अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को देखते ही कहता हूँ आज तो तुम शेर के समान लग रहे हो, अर्थात वो शेर नहीं बना लेकिन मैंने कहा शेर के समान लग रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने वार्तालाप को थोड़ा सा रोचक बना लिया, मजेदार बना लिया। तो यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, जो कि पहला फिगर ऑफ स्पीच है, उपमा अलंकार हम इसको कहते हैं। यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन देखिए पढ़ा रहा हूँ। In this figure of speech, a comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point in common. यहाँ पर दो चीजों का जो कि डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, अलग अलग जातियों की होती हैं, उनका कंपैरिजन किया जाता है और डिफरेंट काइंड्स की होती हैं लेकिन उनमें फिर भी एक पॉइंट सेम होता है, कॉमन होता है। जैसे इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इन शब्दों के साथ में, कहीं भी कोई पोएम की पंक्ति दी हुई हो, वहां पर हम लाइक, एज और सो इन 3 शब्दों में से यदि कहीं देखते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर कंपैरिजन हो रहा है और वहां पर हम फिगर ऑफ स्पीच सिमिली सेलिब्रेट करते हैं। और ये बस ये पूरा हमें ध्यान रखना है कि जहां पर ये कंपैरिजन हो रहा है वहां पर जो 2 डिफरेंट काइंड्स उसने कहा, अलग अलग जातियां होनी चाहिए जिसके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। वो एक जाति नहीं होनी चाहिए जैसे ह्यूमन बीइंग के साथ ह्यूमन बीइंग का करते हैं। मान लीजिए ह्यूमन का किसी मानव का हम लोयन के साथ दूसरी जाति के साथ करते हैं, तभी वो सिंपली फिगर ऑफ स्पीच होगा। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन एक सपने के समान है या सपने की तरह है। तो देखिए यहाँ पर लाइक वर्ड आया है इसलिए यहाँ पर सिमिली है। सी शैल बी स्पॉट यू एज द फन, एजुकेशन ऑफ नेचर पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसमें लिखा उसने सी शैल बी स्पॉट यू एज द फन, वह एक हिरन के बच्चे की तरह फुर्तीली होगी। तो यहाँ पर एज आया है इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये बहुत ही इजी है छांटने में, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। अब दूसरा आता है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। देखिए ये सिमिली का ही एक सुधरा हुआ रूप है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पर भी वही 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका कंपैरिजन होता है। वहां कंपैरिजन करते समय कंपैरिजन वाले शब्द दे दिए जाते हैं जैसे मैंने ऊपर बताया, सो, लाइक और एज, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा कंपैरिजन का वर्ड नहीं दिया जाता और यहाँ पर सीधा सेंटेंस लिखा जाता है। इसमें देखिए, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार की 2 चीजें आर कंपेयर्ड जिनकी तुलना होती है, बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो, लाइक और एज आर नॉट यूज्ड, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता। एग्जांपल से आप देख सकते हैं, लाइफ इज ए ड्रीम, यहाँ पर हो जाएगा लाइफ इज ए ड्रीम। वहां था लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, यहाँ लाइफ हटा दिया, लाइफ इज ए ड्रीम। जीवन एक सपना है और जीवन एक सपने के समान है। बच्चों सेम अर्थ हुआ, एक ही बात हुई, केवल वहां पर मैंने उसे और मजेदार बना दिया, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइक जोड़ दिया उसमें। लेकिन मैं सीधा भी कह सकता था कि लाइफ इज ए ड्रीम, ही इज द स्टार ऑफ आवर फैमिली, वो हमारे फैमिली का स्टार है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके अच्छे विचार या नेक विचार ही उसका कवच होते हैं। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोएम में आया है, इंटरमीडिएट में ये पोएम दी गई है। और मान लीजिए मैं कहता हूँ, सरदार पटेल वाज एन आयरन मैन, सरदार पटेल एक लौह पुरुष था, तो वो लौह पुरुष नहीं था, आयरन मैन नहीं था, लेकिन चूंकि हमने उसको ये संज्ञा दी है और इस टाइप से हमने उस बात को रोचक बना लिया। हम ऐसे भी कह सकते थे, सरदार पटेल वाज लाइक एन आयरन मैन, तो ये सिमिली हो जाता। अभी क्या है? मेटाफर है। और तीसरा हम लेते हैं पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। तीसरे नंबर पर यह पर्सोनिफिकेशन है, जिसको कि हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन यानी जो कि पर्सोनिफाई करता है।
तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं और ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या जो अमूर्त विचार होते हैं आर स्पोकन, जब उनको बोला जाता है, इस टाइप से बोला जाता है एज हैविंग लाइफ, जैसे कि उनमें जीवन हो, एंड इंटेलिजेंस और विवेक हो। अर्थात लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, जो कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जीवन रहित ऑब्जेक्ट होते हैं, या ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज अमूर्त विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, तो उनका वर्णन ऐसे किया जाता है, इस प्रकार से उनको पर्सोनिफाई किया जाता है, मानवीकृत किया जाता है, मानव के रूप में उनको दर्शाया जाता है। तो वहां पर उस फिगर ऑफ स्पीच को पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 देखिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव एक अच्छा अध्यापक है। तो देखिए यहाँ पर अनुभव को ऐसे दिखाया गया है जैसे कि वो कोई एक टीचर हो, जिंदा टीचर हो, पढ़ाता हो। अर्थात एक्सपीरियंस को यहाँ पर किस रूप में पर्सोनिफाई किया गया है, एक मानव के रूप में पर्सोनिफाई किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं लेट नॉट एम्बिशन वॉक देयर यूजफुल टॉयल। यहाँ पर ये पोएम से लिया गया है थॉमस कैरे की, और पोएम का नाम है एन एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड, उससे लिया गया है। तो यहाँ पर वो कहता है, उन अमीर लोगों को कहता है जब वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ है कि लेट नॉट एम्बिशन वॉक देयर यूजफुल टॉयल। अरे वो अमीर लोगों, तुम इतने महत्वाकांक्षी मत बनो, मोख मत उड़ाओ मजाक उन गरीबों का, देयर यूजफुल उनकी वफादारी का, टॉयल और उनके हार्डवर्क का, उनके परिश्रम का। तो यहाँ पर देखिए अमीर लोगों की जो एम्बिशन है, एम्बिशन के माध्यम से, महत्वाकांक्षा के माध्यम से उनको एड्रेसेस किया गया है, उनको मानवीकृत किया गया है। तो एम्बिशन को ऐसे दिखाया गया है उनकी, जिस टाइप से कि वो कोई मानव हो। तो इस प्रकार से हम पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच को लेते हैं, जिसमें कि जो लाइफलेस थिंग होती है या जो अमूर्त विचार होते हैं उनको पर्सोनिफाई किया जाता है, मानवीकृत किया जाता है। अब उसके बाद चौथे नंबर पर आता है अपोस्ट्रोफी। तो अपोस्ट्रोफी, जिसको कि हम हिंदी में संबोधन कहते हैं, ये बहुत ही इजी है छापने के लिए। जब कोई पोएम दी जाती है और पोएम की पंक्ति में से उसको सिलेक्ट करना होता है, तो निश्चित रूप से अपोस्ट्रोफी संबोधन, और ये जो संबोधन होता है अपोस्ट्रोफी होता है, इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे कि एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, इस टाइप से कोमा होता है, ये फिर यहाँ पर देखिए ये सेमीकोलन होता है और ये कोलन होता है, और ऊपर वाला कोमा होता है। जैसे मैंने कहा कि लड़के की किताब, और मैंने कहा बॉयज बुक, बॉय में मैंने अपोस्ट्रोफी लगा दिया और उसके बाद बुक लगाया। यदि कहीं पर भी इस प्रकार का अपोस्ट्रोफी लगा हुआ होता है, कोई मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, तो निश्चित रूप से वहां पर अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसलिए उसने डायरेक्ट कहा एन अपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। अपोस्ट्रोफी जो है वो सीधे रूप से एड्रेस करता है, किसको एड्रेस करता है, या तो किसी डेड मृतक चीज को, टू द एब्सेंट या अनुपस्थिति को, और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या किसी मानवीकृत ऑब्जेक्ट को, और आइडिया या किसी विचार को, इनको ऑब्जेक्ट करता है। उसके बाद देखिए यहां पर ये एग्जांपल हम लेते हैं, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। देखिए ओ वर्ल्ड के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा, ओ लाइफ के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा, ओ टाइम के बाद लगा। तो जहां पर ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है तो वहां फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है, अपोस्ट्रोफी। और ये कहां से लिया गया, ये पीबी शैले की पोएम है, उस पोएम का नाम है एलिमेंट। उस एलिमेंट में वो स्टार्टिंग में इसको रखता है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ये अपने बचपन को याद करता है, अपनी युवावस्था को याद करता है, व्हेन ही वाज इन द कंपनी ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। उसके बाद नंबर 2 पर आता है, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी यट। अरे जूलियस सीजर, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी कला आज भी महान है। यानी जूलियस सीजर मर गया था, ब्रूटस ने उसका मर्डर कर दिया था उसके दोस्त ने, लेकिन फिर भी ब्रूटस के सामने एक घोस्ट के रूप में वो बार बार आता था, तो वो बार बार चिल्लाता था, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी यट। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है ऑक्सीमोन आता है, और ऑक्सीमोन का अर्थ होता है विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, अर्थात अपोजिट वर्ड, अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी पोएम की पंक्ति में 2 अपोजिट वर्ड्स आर गिवन, दोनों शब्द साथ साथ दिए जाते हैं, या पहले या बाद में भी दिया जा सकता है, तो वहां पर ऑक्सीमोन होता है। ये क्या कहता है, देखिए डेफिनेशन क्लियर करिए। ऑक्सीमोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, यानी ऑक्सीमोन विरोधाभास 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है,
ऑफ अपोजिट मीनिंग, जो कि दोनों अपोजिट मीनिंग रखते हैं इन वन एक्सप्रेशन, लेकिन एक ही एक्सप्रेशन में होते हैं, प्रस्तुतिकरण में एक ही होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ है, इंटरमीडिएट में पोएम लगी हुई है, पहली पोएम है, और उसमें लास्ट की स्टेंजा में दिया है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है। इसका मतलब देखिए, कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है, तो यहाँ पर दोनों अपोजिट हैं और इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन है। उसके बाद वो कहता है इट इज एन ओपन सीक्रेट। अब देखिए, ओपन और सीक्रेट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ओपन मैंने खुलना और सीक्रेट मैंने गोपनीय होता है, ये खुला ये गोपनीय, अर्थात ये कैसा रहस्य है, ये खुला रहस्य है, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे। अब देखिए छठे नंबर पर आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच, इसको कि हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं, और ये हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच वहां होता है जहां किसी भी स्थिति का या किसी भी चीज का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, उसको बहुत ही एग्जैगरेट किया जाता है, वहां पर ये हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेसर, या तो किसी बहुत छोटी सी चीज को ये बहुत बड़ा दिखाया जाता है, जैसे कि राई का पर्वत हो गया, और या बहुत अधिक बड़ी चीज को बहुत छोटा दिखा दिया जाएगा। बेटर और वर्स, यानी कोई चीज बहुत अच्छी है उसे वर्स दिखा दिया जाएगा, या वर्स को बेटर, यानी बहुत बेटर या बहुत वर्स देन दे रियली आर, जो कि वो वास्तव में है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम कोई भी वर्णन करेंगे तो वर्णन में इस तरह की लैंग्वेज का यूज करते हैं जिससे कि उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन में लिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल से ये बात क्लियर है, द वेव्स रोज माउंटेन्स हाई। वेव्स लहरों को कहते हैं, रोज माउंटेन्स हाई, यदि समुद्र की जो लहरें हैं वो पर्वत से भी ऊंचाई तक उछली, ऊंचाई तक गई, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर क्या है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल में लेता हूं, द सी दैट बेयर्स। ये पोएट लोग किस टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं, यानी बहुत ही रोचक बनाने के लिए उसको यूज करते हैं, अलंकारिक भाषा का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें कहा गया, द सी दैट बेयर्स हर बोजम। बोजम सीने को कहते हैं, टू द मून, यानी समुद्र जो है बेयर्स में खोल देता है, बोजम का मतलब सीना, टू द मून चंद्रमा के लिए अपने सीने को खोल देता है। आकाश में ऊपर चंद्रमा चमकता है तो देखिए समुद्र में वो समुद्र के सीने में नीचे दिखाई देता है, तो कितना बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया गया है। तो देखिए दोनों इन एग्जांपल्स में जो मैंने दिए हैं, दोनों में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है, इसलिए क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो कि लास्ट है सातवां, ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया है, और ओनोमेटोपोइया में क्या होता है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड ऑफ द वर्ड्स, शब्दों की जो साउंड है, ध्वनि है, इज मेड टू सजेस्ट और इको द सेंस। जब वर्णन किया जाता है तो शब्दों की जो ध्वनि है वो उस बात को महसूस करा देती है, उस बात की अनुभूति करा देती है कि वास्तव में इसमें क्या होने जा रहा है। अर्थात शब्दों की ध्वनि से ही वो वर्णन क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने लिया, एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड सेल पास इनटू हर फेस। ये पोएम में आता है, एजुकेशन ऑफ नेचर में ही है। वहां पर प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया और उसमें हवाओं को दिखाया गया है कि एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड। मर्मरिंग कहते हैं हवा की सरसराहट की, हवा सरसर करके हवा चलती है, साउंड ध्वनि होती है हवा की। तो हवा की जो सरसराहट की आवाज है, सरसर की आवाज है, सेल पास इनटू हर फेस, जब लूसी ग्रे के चेहरे को स्पर्श करके गुजरेगी तो वो उसकी ब्यूटी को और भी ज्यादा बढ़ाएगी, उसकी ब्यूटी को और भी ज्यादा डेवलप करेगी, ग्रो करेगी। तो यहाँ पर देखिए अपने आप ही मर्मरिंग साउंड दे दिया। किसी भी चीज की जो साउंड होती है, मान लीजिए जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं उनके जो बोलने की आवाज है, तो अगर वो आवाज यहाँ पर दी जाती है, हाथी के चिंगाड़ने की आवाज, शेर के रोएर करने की आवाज, तो निश्चित रूप से वहां पर ओनोमेटोपोइया होता है। तो यहाँ पर भी हवा की ये ध्वनि का वर्णन किया गया है। नंबर 2, आई हियर लेक वाटर लैपिंग। देखिए लैपिंग जो होती है, वो लैपिंग किसे कहते हैं, जब किनारों पर पानी टकराता है और उससे छल छल की आवाज उत्पन्न होती है, तो पानी की जो आवाज है छल छल की टकराने की, उसे लैपिंग साउंड कहते हैं।
तो आई हियर लेक वाटर, यहाँ पर ये पोएम है पीबी शैली का स्टेंजा रिटन रिजेक्शन या नेपर्स पोएम है एक, उसमें वो कहता है जब किनारे से टकरा रही है वो लहरें, वो तट पर बैठा हुआ है कि आई हियर लेक वाटर, मैं झील के पानी को सुन रहा हूं, लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, शोर कहते तट को, तट पर बैठा हुआ मैं पानी की जो लैपिंग साउंड है बहुत धीमी सी है लेकिन उसको बड़ी आसानी से समझ रहा हूं। तो ये हमारा बन गया कौन सा, ओनोमैटोपोइया। अब देखिए सातों ये तुम्हारे पूरे हो चुके हैं फिगर ऑफ स्पीच, सभी मैंने अलग अलग से उनकी डेफिनेशन, उनकी एग्जाम्पल आपको समझा दी, और किस तरह से हम उसमें से छांटते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, सब क्लियर हो गया है। लेकिन एक एक्सरसाइज के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार से इनको छांटा जाता है। तो देखिए इस एक्सरसाइज में 7 सेंटेंस दिए हुए हैं 1 से लेकर 7 तक, और हम किस प्रकार से इनको छांटेंगे। पहला सेंटेंस होता है लाइफ इज बीटर स्वीट, लाइफ इज बीटर स्वीट यानी बीटर जीवन कैसा है, वो कड़वा भी है और मीठा भी है। इसका मतलब कड़वा और मीठा दोनों अपोजिट वर्ड हो गए, और दोनों अपोजिट वर्ड कहां आते हैं, वो आते हैं ऑक्सीमोन फिगर ऑफ स्पीच में। तो देखिए ये इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोन। क्यों है, क्योंकि यहां पर दोनों अपोजिट वर्ड है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आता है, इसमें देखिए गरुंड 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 गोज द होग, होग कहते हैं पिग को, पिग होता है सुअर होता है। तो देखिए गरुंड गरुंड ये वो कैसे कैसे चलता है, एक सुअर जब चलेगा तो निश्चित रूप से वो कुछ ध्वनि करके चलता है, हूं करके चलता है, घूर घूर कर चलता है। गरुंड का मतलब होता है घूर घूर कर, घूर घूर कर। तो देखिए गरुंड 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 गोज द हो, घूर कर सुअर जाता है। तो निश्चित रूप से इस सेंटेंस की जो ध्वनि है, वर्ड्स की जो ध्वनि है, वो इस बात को एक्सप्रेस कर रही है कि यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ओनोमैटोपोइया है। उसके बाद तीसरा आता है फ्रेलिटी, दाई नेम इज विमेन। फ्रेलिटी निर्बलता होती है, कमजोरी होती है। दाई नेम इज विमेन यानी कमजोरी ही, दाई नेम तुम्हारा नाम, इज विमेन औरत है। तो इसमें हमने देखा कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है। हमने अपने सारे इंग्लिश की जो भी हमने सीखा है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें नीचे कोमा लगा हुआ है, और कोमा कहाँ मैंने बताया था, अपोस्ट्रोफी में बताया था। अपोस्ट्रोफी संबोधन होता है, तो निश्चित रूप से इसमें कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ कोमा आ गया, अपोस्ट्रोफी होगा। उसके बाद चौथा सेंटेंस आता है, सी फॉल्स लाइक द टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ ब्राइड। सी फॉल्स लाइक द टीयर, एक आंसू की तरह वह गिरती है, फ्रॉम द आईज ऑफ ब्राइड, ब्राइड कहते हैं दुल्हन को, दुल्हन की आंखों से एक आंसू की तरह वह गिरती है। अब देखिए यहां पर क्या आया है, लाइक वर्ड आया है, लाइक वर्ड आया, फॉल्स लाइक द टीयर। तो इसलिए यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, यहां पर सिमिली होगा, क्योंकि जहां एज सो लाइक आते हैं वहां सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। पांचवा सेंटेंस हम देखते हैं, कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट रेगिस्तान, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो देखिए मैं इसको ऐसे भी कहता हूं कि कैमल इज लाइक द शीप, लाइक लगा दूंगा सिमिली बन जाएगा, लेकिन मैंने सिमिली उसमें से लाइक हटा दिया, तो इसलिए क्या बन गया, मेटाफर बन गया। कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। उसके बाद छठा सेंटेंस हम देखते हैं, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। तो यहाँ पर लव का वर्णन इस प्रकार से किया गया है जैसे कि कोई वो मानव हो, यानी उसको पर्सोनिफाई किया गया है। अतः यहाँ पर हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लेंगे, पर्सोनिफिकेशन। सातवें सेंटेंस में, हिज फेम इज राइजिंग टू द स्काई, उसकी जो फेम है, ख्याति है, इज राइजिंग टू द स्काई, यानी वो आकाश तक फैल रही है, ऐसा हो नहीं सकता। यानी यहाँ पर बहुत ही बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। अतः यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। अब देखिए मैंने आपको सातों एग्जांपल बताए हैं, लेकिन अब मैं एक छोटा सा टेस्ट आपको दे रहा हूं, और टेस्ट के रूप में ये 3 सेंटेंस दे रहा हूं कि किस तरह से आप इनमें छाटेंगे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। एक छोटी सी ट्रायल है, छोटा सा टेस्ट है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इन तीनों सेंटेंस के फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखेंगे, ये पंक्तियां लिखेंगे और उसके आगे फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखेंगे। मैं इसको सब देखूंगा कि कितने लोगों ने इसको जो है बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट किया है, लाइक किया है, अटेम्प्ट किया है, तो मैं ये बात देखूंगा। और इसी के साथ तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक फिनिश होता है। थैंक्स।